जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी मध्यकाल इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक तुगलक वंश पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल वन डे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासुद्दीन खुसरो शाह, जिसका वध करवा करके और ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक कहा जाता था, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सल्तनत जो है का तीसरा राजवंश है तुगलक वंश। ये ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश जो है ये तीसरा राजवंश है, तीसरा राजवंश, थर्ड राजवंश जो है, और ये सबसे अधिक समय तक शासन किया है। ये ध्यान रखिएगा, थर्ड राजवंश जो है दीर्घकाल तक शासन किया है, दीर्घकाल तक जो है 90, आप कह सकते हैं कि आप खुद देख रहे हैं कि 96 ईयर्स तक इनका शासन है। 96 ईयर्स तक आप ये शासन कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, अब मुख्य बात यहाँ पर ये देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके संस्थापक कौन था। संस्थापक कौन था, आप बच्चे यहाँ पर देखेंगे, यह है वास्तव, ये देखिए संस्थापक किसके थे, जो है जिनको गाजी मलिक कहा जाता था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं, ये ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक इनके संस्थापक हैं, जिनका समय है 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी, इनका शासनकाल है। और इन्होंने जो है गाजी मलिक की उपाधि किया था, इनको गाजी मलिक भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जो है ये संस्थापक हैं। सबसे पहली बात ये है कि गाजी मलिक भी इनको कहा जाता था, भी इनको कहा जाता था, इनको कहा जाता था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इनको कहा जाता था। दूसरी बात ये है कि इन्होंने खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। नासुद्दीन खुसरो शाह का वध करवा करके इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इन्होंने तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना करवाया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया था। बहुत उदार थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, और जो है तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना दिल्ली के निकट करवाया था, दिल्ली के निकट करवाया था, ये ध्यान रखें। और तीसरी बात यह है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक हैं जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया था। तो ये आपके तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर का निर्माण करवाए थे। सल्तनत काल में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाए थे। ध्यान रखिएगा, नहर का निर्माण इन्होंने करवाया। सर्वप्रथम इन्होंने सिंचाई कार्य के नहर का निर्माण करवाया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण आप आगे बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वप्रथम नहर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट बात ये है, आप यहाँ पर देखेंगे इन पर जो प्रश्न बनते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो है आपके सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। उनसे किसी बात को लेकर के इनका मतभेद हुआ था। धार्मिक कार्यों के लिए चंदा वगैरह की कोई बात थी जिसके लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ था। और जो है
उसी मतभेद के दौरान जो है इन्होंने बंगाल विजय अभियान पर चले गए, बंगाल के विजय अभियान के नेतृत्व कर चले गए थे। और वहाँ पर जो है जब गए तो निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया था। जैसे उनको सूचना मिली, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि हम दिल्ली पहुँच रहे हैं तो उनको दंडित करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने इनके बारे में कहा था, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, किसने किसके लिए कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए कहा था कि जो है हजूर दिल्ली दूरस्थ, पहले आप दिल्ली तो पहुँचिए, यानी दिल्ली भी बहुत दूर है, यानी जो आप सोच रहे हैं इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा जो है इनके संबंध में जो है निजामुद्दीन औलिया सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा कि कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये दूर है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसके लिए किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये बंगाल विजय अभियान पर गए थे, वापस लौट रहे थे, पता चला तो औलिया साहब ने आपके लिए ऐसा कहा है कि इन्होंने कहा कि हम दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको दंडित करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनके संबंध में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, अर्थात जो आप सोच रहे हैं वो इतना जल्दी पूर्ण होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए विजय अभियान से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब आगे चलते हैं। आइए बंगाल विजय अभियान से वापस 1325 ईस्वी में लौटने पर इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुर दिल्ली के पास पड़ता है, पहले अफगानपुर में स्वागत समारोह का आयोजन करवाया था कि हमारे पिता आ रहे हैं, विजय प्राप्त करके इनका स्वागत किया जाए। और इतिहासकार मानते हैं इस बात को लेकर के कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऐसा षड्यंत्र रचा था दिल्ली के सिंहासन प्राप्त करने के लिए, और उस षड्यंत्र के अंतर्गत जो है उसी स्वागत समारोह में जो है लकड़ी का पंडाल जो बना हुआ था वो गिर पड़ा, और उसी में दब करके षड्यंत्र के अंतर्गत जो है आपके मोहम्मद जो है बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवा दिया और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। तो ध्यान रखिएगा जो है अफगानपुर में स्वागत समारोह के दौरान षड्यंत्र रच करके, ध्यान रखिएगा जो है षड्यंत्र रच करके के द्वारा हत्या करवाकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो ये एमबीटी के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, इतिहासकार इस बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो है वो पहला शासक है जो बहुत ही
पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, अनेक विषयों भाषाओं का जानकार था और जो है षड्यंत्र के द्वारा अपने पिता की ऐसा हत्या करवा करके दिल्ली का शासक बना था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको जो है जौना खां भी कहा जाता था, जौना खां, जौना खां। और इसका शासनकाल कब है? 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक इसका शासन है। मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक विषयों तथा भाषाओं के जानकार शासक, दिल्ली सल्तनत। इतना विषय जो है और भाषाओं के जानकार कोई नहीं था जितना ये था, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विषयों तथा भाषाओं के जानकार शासक था, शासक, ये ध्यान रखिएगा। और षड्यंत्र के द्वारा पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया, जौना खां, जिसको जूना खां भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इतिहासकार मानते हैं कि इसने षड्यंत्र रचा था। इसी काल में जो है अनेक नई नई योजनाएं चली और वो सारी योजनाएं गलत समय पर प्रारंभ होने के कारण असफल हो गई। इसी के शासनकाल में मोरक्को से, अफ्रीका से इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में, और वो यहाँ रह करके जो कुछ देखा सुना अपनी पुस्तक में रिहला में लिखा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है रिहला, जो अरबी भाषा में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। भाषाओं के जानकार शासक ये था, ये ध्यान रखिएगा। कुछ इतिहासकार इसे पागल शासक और रक्त पिपासु शासक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा बुरा दोनों का मिश्रण था, अच्छा बुरा दोनों का मिश्रण, विद्वान भी और जो है तो था ही, कुछ पागलपन वाला काम किया, जिसके वजह से इतिहासकार इसको पागल शासक भी मानते हैं। जैसे जो योजनाएं चलाया, योजनाएं सब सही थी, लेकिन वो गलत समय पर प्रारंभ की गई थी। तो गलत समय पर योजनाएं जो प्रारंभ की गई थी वो सब असफल हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि सही समय पर किए गए कार्य का परिणाम भी सही होता है, पॉजिटिव होता है। हर कार्य का समय होना चाहिए, किस समय क्या कार्य करना है। इसने ऐसा नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। रक्त पिपासु शासक कहते हैं। इसके जो है शासनकाल में मोरक्को अफ्रीका से मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता 1333 में आया था, जिसने रेहला, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है और किस भाषा में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। रेहला नामक पुस्तक में घटनाओं का वर्णन किया है। और इब्न बतूता जो है सभी योजनाओं के असफल होने का सबसे बड़ा कारण जो माना है, वो गलत समय पर प्रारंभ होना माना है। वो कह रहा है कि योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन वो गलत समय पर प्रारंभ की गई थी, इसलिए असफल हो गई। ये ध्यान रखिएगा, जो है घटनाओं का वर्णन किया है। इसके सभी योजनाएं
योजनाएं असफल होने का प्रमुख कारण गलत समय पर प्रारंभ करना था। ये इब्न बतूता ने बताया है, ध्यान रखिएगा। यह बड़े किया है, इसके अनुसार इसमें लिख लीजिए, इसके अनुसार यह इसके अनुसार, यानी कि इब्न बतूता के अनुसार। इब्न बतूता के अनुसार इसकी सभी योजनाएं सफल होने का प्रमुख कारण गलत समय पर प्रारंभ करना था। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। योजनाएं क्या थी आप देखें। यह दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि क्या था? दोआब क्षेत्र में कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि दो गुना कर वृद्धि कर दी। दो गुना कर दिया दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। यह 1325-26 में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया। और कर वृद्धि, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र बहुत उपजाऊ भूमि, और उस जब कर वृद्धि की गई थी, दुर्भाग्य से उस समय अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। किसानों के बीज भी खेत से वापस नहीं आए थे, और इसने लगान राजस्व सीधे दोगुना कर दिया। हाहाकार मच गया किसानों में। इसका जबरदस्त किसानों ने विरोध किया। जब इसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत समय पर कर वृद्धि किया है, तब इसने वापस लिया, लेकिन किसान नाराज हो गए थे। ये ध्यान रखिएगा, दोगुना कर वृद्धि किया था 25-26 में। अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ा था, पड़ने के समय, ये सूखा पड़ने के समय किया था, जबरदस्त विरोध हुआ। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कार्य किया था, राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से दौलताबाद किया था। ये ध्यान रखिएगा, 1327-28 में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। जो लोग दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी नहीं जा भी सकते थे, उनको घसीट कर ले जाया गया। ये ध्यान रखिएगा, एकदम नीचे महाराष्ट्र में। और कितने लोग जाते समय लूले लंगड़े विकलांग मर गए। जब वहाँ गया, उसको गलती का एहसास हुआ कि मैं दिल्ली में तो ठीक था, भारत की राजधानी, हमारी शासन व्यवस्था वहाँ से अच्छे ढंग से हैंडल होती थी, हम नीचे दक्षिण में आकर के ठीक नहीं किया। जब एहसास हुआ तो फिर वापस अगले साल आ गया। कितने लोग रास्ते में मर गए, लूले लंगड़े जो बच्चे थे उधर से वापसी मर गए। इसलिए इसको रक्त पिपासु शासक कहा गया है, लोगों के खून पीने वाला। ये ध्यान रखिएगा इतिहासकार, इसीलिए इसको लोग रक्त पिपासु शासक है, लोगों के खून पीने वाला। ये ध्यान रखिए, विद्वान तो था, ठीक बात है, राजधानी परिवर्तन किया। ये देख रहे हैं। तीसरा जो काम किया है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवा। तांबा से मिश्रित धातु, तांबा के। अब सोचिए,
ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, तांबे के या कांस्य धातु के, ध्यान रखिएगा। और जो है इसकी मूल्य जो है चांदी के मुद्रा के बराबर कर दिया। लोगों के घरों में तांबे के बर्तन की कोई कमी नहीं थी, लोग तोड़ तोड़ करके उसको जो है मुद्रा के रूप में चलाने लगे। हर घर में टकसाल खुल गया। जब इसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये करके ऐसा गलत किया है, तब फिर इसने वापस ले लिया। तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये पहला शासक था भारत में जिस तरह के ये मुद्रा चलाया। सांकेतिक रूप में तांबे या कांस्य धातु को रहती थी, वो मुद्रा का प्रचलन किया। लोगों घरों में तांबे के बर्तन की कोई कमी नहीं थी, तोड़ तोड़ के मुद्रा के रूप में चलाने लगे। हर घर में टकसाल खुल गया। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, ये आप जो काम किया था जो है 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और आप नेक्स्ट देखेंगे जो है खुरासान तथा खुरासान विजय अभियान। विजय अभियान, खुरासान विजय अभियान। और जो है 1333 से आसपास कहा जाता है कि सैनिकों को एक एक साल के एडवांस वेतन दिया था, आप जाइए और यह है विजय करिए। ऐसे समय आदेश दिया गया था जहां विषम परिस्थितियां थी, मौसम बिल्कुल प्रतिकूल था, सैनिक कई हजार सैनिक रास्ते में मर गए थे। ये ध्यान के कराची तथा खुरासान विजय अभियान किया था। यह है ये दो विजय अभियान थे, कराची तथा खुरासान विजय अभियान। थोड़ा देख लीजिए इसको, कराची और खुरासान विजय अभियान। खुरासान विजय अभियान तो कराची विजय अभियान किया। तो ये आपके हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्रों में कराची पड़ता था और सैनिकों के एक साल के एडवांस वेतन दिया। बहुत से सैनिक मर गए रास्ते में, तो इसीलिए खुरासान विजय अभियान बाद वाला जो है रोक दिया गया था। लेकिन योजनाएं जो है जो चलाया सब गलत समय पर हुआ है, इसका परिणाम भी हमेशा गलत हुआ। इवन बतूता बताता है रेहला में कि गलत समय पर योजनाएं चलाई गई थी। योजनाएं सब अच्छी थी लेकिन गलत समय पर प्रारंभ की गई थी, इसलिए ये योजनाएं असफल हो गई और जो है इसको पागल शासक कहा जाने लगा। गलत समय पर गलत कार्य किए, सभी योजनाएं असफल हो गई। यह है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है किसानों को तकाबी ऋण, किसानों को तकाबी ऋण कृषि कार्य के लिए दिया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, किसानों को कृषि कार्य के लिए तकाबी ऋण दिया जाता था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इसने क्या किया, दीवान ए अमर कोही नामक एक अलग विभाग स्थापित करवाया। दीवान अमर कोही कृषि विभाग। ये पूछा जा सकता है कृषि विभाग की स्थापना किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन केम्पिटी। ये ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है दीवान ए अमर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना करवाया था। ये आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। किस विभाग की स्थापना किसने करवाया, ये मैचिंग कराने के कई बार वनडे एग्जाम में आए हैं। दीवान अमर कोही, दीवान बंदगान, दीवान जो है आपके इस्तेहाक, जो है दीवान मुस्तखराज, ये सब मैचिंग कराने का आता है, ये जानना चाहिए आपको।
ये ध्यान रखिएगा, एसएससी में ये अक्सर सब पूछे जाते हैं। बिहार अध्यापक परीक्षा में इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो कृषि उत्पादन वृद्धि के दीवान अमर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना करवाया। ये भारत का पहला मुस्लिम शासक था जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से जो है हिंदुओं के होली दीपावली त्यौहार में शामिल होता था। ये ध्यान रखिएगा, बिना कोई स्वार्थ के ये शामिल होता था। ठीक है, चलिए हिंदुओं के साथ होली और दीपावली त्योहार मनाता था निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं था। ये ध्यान रखिए, निस्वार्थ भाव से ऐसा कार्य कर रहा था। चलिए, ये तो आप देख रहे हैं। साम्राज्य विस्तार कुछ नहीं किया था कोई खास, लेकिन इस दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में विघटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि संभाल नहीं पाया और विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये ध्यान रखिएगा, मनाता था। स्क्रीन शॉट ले लें आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें तो आगे चलें। आइए, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं जो है क्या क्या प्रमुख रूप से ये कार्य करता था, आप देखेंगे। दिल्ली सल्तनत विस्तृत क्षेत्र में फैला था, लेकिन विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रारंभ हो जाने के कारण 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ये ध्यान रखें, यानी विघटन की प्रक्रिया भी इसी के शासनकाल में शुरू हो गई। एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली सल्तनत बड़े क्षेत्र में फैला था तो विघटन की प्रक्रिया भी इसी के शासनकाल में शुरू हो गई। कैसे क्या हो रहा है तो आगे देखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का स्थापना हो गया, ठीक है। साम्राज्य विस्तार करने के लिए सिंध के निकट ठट्टा के विजय अभियान 1351 ईस्वी विजय अभियान जाते समय जब विजय अभियान पर जा रहा था
फट्टाक पर विजय अभियान पर, तो रास्ते में इसको पेट में दर्द हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, और जो है पेट में दर्द होने के कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो गई। उस विजय अभियान के दौरान इसके चाचा का लड़का जो है रज्जब चाचा थे, उनके लड़का जो है फिरोज शाह तुगलक इसके साथ में था। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक निसंतान था, इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई ही इसका उत्तराधिकारी बना। तो आगे हम पढ़ेंगे कि फिरोज शाह तुगलक किस तरह से सिंहासन ग्रहण कर रहा है, ये देखेंगे। जाते समय बीमार पड़ने पर के बाद मृत्यु को प्राप्त किया था, मृत्यु को प्राप्त किया, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई पेट में दर्द होने के कारण। निसंतान था, इसलिए इसको उत्तराधिकारी इसके चाचा का लड़का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है। ये चीज आप यहां पर देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मृत्यु को प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश न्याय देने वाला, दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात। ये ध्यान क्या नियुक्त किया था। तो इन चीज़ों को आपको जानना है कि किसान नाराज हो गए थे, किसानों को खुश करने के लिए इसने प्रयास किया था, लेकिन किसान खुश नहीं हुए। राजधानी परिवर्तन एक प्रयोग किया था जो असफल हो गया, क्योंकि इसको गलती के एहसास हुआ कि दिल्ली तो मध्य में था, वहाँ से शासन व्यवस्था चलाना ठीक था, लेकिन मैंने नीचे आकर ठीक नहीं किया। कहा जाता मंगोल इसको परेशान करते थे, ईंट पत्थर मारते थे, इतिहासकार बन्नी बताते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा किया था। बहरहाल गलती के एहसास हुआ तो फिर दौलताबाद से दिल्ली आया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी बात हो गई, नियुक्त किया था। और जो है इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके क्या उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। इसके उत्तराधिकारी चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक बना, तुगलक था, क्योंकि यह निसंतान था। इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए चाचा का लड़का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक उत्तराधिकारी बनता है 1351 में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण शासक, तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक है। तुगलक का जो है बहुत धर्मांध शासक फिरोज शाह तुगलक, जो कुछ अच्छे भी कार्य किया था, लेकिन धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए देखिए भाई, जो है तीसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का देखिए 1351 से लेकर 1388 ईस्वी, ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है। ये ध्यान के अत्यधिक धर्मांध शासक,
अत्यधिक यह है अत्यधिक धर्मांध शासक, अत्यधिक धर्मांध शासक, ध्यान रखिएगा। धर्मांध शासक, इसने ब्राह्मणों से भी, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों से भी सर्वप्रथम जजिया कर वसूला था, जजिया कर वसूला था। बच्चों आप जानते होंगे जजिया कर एक है धार्मिक कर है जो मुसलमान शासक हिंदुओं से लेते थे समय समय पर। और भारत में सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा जो है अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो है, ध्यान रखिएगा, सिंध क्षेत्र में लिया था, लेकिन वो ब्राह्मणों से, विकलांग लोगों से, गरीब लोगों से नहीं लेता था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ऐसा शासक है जो है सबसे लिया, किसी को नहीं छोड़ा। ये तो विकलांगों को छोड़ दिया था, लेकिन औरंगजेब तो किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पुर्तगालियों से भी लिया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिए सर्वप्रथम जजिया कर वसूला था, सर्वप्रथम इसने फारसी में अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोशाही लिखा था, फतुहाते ए फिरोशाही। फिरोशाही जो है फतुहाते फिरोशाही लिखा था। इतिहासकार बर्नी को संरक्षण देकर फतुहाते ये फिरोशाही की, ध्यान रखिएगा, ये फतुहाते फिरोशाही की आत्मकथा है। और बर्नी क्या करते हैं, संरक्षण देकर के तारीखे फिरोशाही की रचना करवाया था, तारीखे ये फिरोशाही की रचना करवाया, ये ध्यान रखिए। और जिससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। बर्नी इतिहासकार है, इन्होंने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। बर्नी को संरक्षण देकर के तारीखे फिरोशाही की रचना करवाया था, ठीक है, इतनी बातें। इसके अलावा देखिए अनेक अनुचित करों को इसने, अनेक अनुचित करों को माफ कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा, माफ कर दिया था। सैनिकों के पद वंशानुगत कर दिया था, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई बताए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। यह है, इसका मतलब यह है कि यदि आपके पिता सेना में हैं तो वो रिटायर हो गए, मर गए, चाहे जो भी बात हुई हो, आप उनकी संतान हैं तो आपको भी सेना में भर्ती किया जाएगा। वंशानुगत, वंश के आधार पर चला रहा है, योग्य हो चाहे योग्य, उससे कोई मतलब नहीं, भले अनफिट हो, लेकिन आपको सेना भर्ती किया जाएगा। सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया था, जिससे सेना बहुत कमजोर हो गई, ये ध्यान रखिएगा। कर दिया था, वंशानुगत कर दिया था, स्टार बना के लिखिएगा इसको। नेक्स्ट, दास प्रथा को बढ़ावा दिया था, दास प्रथा को बढ़ावा दिया,
दीवाने ए बंदगान विभाग की स्थापना करवाया था। विभाग की स्थापना, दासों के लिए स्थापना, दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना करवाया। पेंशन विभाग, पेंशन विभाग, दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना करवाया। इस्तेहाक। सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग दारुल ए सफा, ये सिंचाई विभाग था। दारुल ए सफा, दारुल ए सफा। उत्पादन का 10% यह सिंचाई कर लिया, सिंचाई कर, ये ध्यान रखिएगा। ये दारुल सफा, ये विभाग स्थापित करवाया निश्चित रूप से। इसके अलावा देखेंगे लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, रोजगार विभाग। लोक निर्माण विभाग के साथ साथ रोजगार विभाग की स्थापना करवाया। ध्यान रखिएगा, लोक निर्माण विभाग, रोजगार विभाग, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार विभाग, रोजगार विभाग की स्थापना करवाया। बड़े उदारतापूर्ण भी काम किया है, ध्यान रखिएगा। बड़े कठोर था लेकिन लिबरल हिंदू मुसलमानों के साथ जो है ये अच्छा काम किया है। भले धर्म के आधार पर कुछ किया, जैसे धर्म के आधार पर क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आइए, देखिए अब क्या किया है। धर्म के आधार पर जो कार्य किया था हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए, तो इसने किया था कि यदि कोई गरीब मुसलमान की लड़की की शादी हो रही है तो राजकोष से, खजाने से धन उपलब्ध कराता था कि आप लीजिए, दहेज दीजिए, धूमधाम से शादी करिए। कोई मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहता था तो राजकोष से उसको पैसा उपलब्ध कराया जाता था, जाइए मक्का मदीना हज यात्रा करिए। हिंदू के साथ ऐसा नहीं करता था। बहुत से हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया, यह ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाया था। और जो है आपको जैसे मैंने बताया कि एकमात्र ये शासक है जो ब्राह्मणों से भी जबरन लगान वसूला है, जजिया कर लिया, कहा कि आपको देना है, जबकि अन्य शासक ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखते थे। ये ध्यान रखिएगा। तो यह है मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए, मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए मुस्लिम विवाह के खर्च को राजकोष से, खजाने से जो उपलब्ध कराया, राजकोष से उपलब्ध कराता था, राजकोष से उपलब्ध कराया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, जो खर्च आता था मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए वो राजकोष से धन उपलब्ध कराया जाता था। हज यात्रा के लिए, हज यात्रा के खर्च के लिए धन राजकोष से उपलब्ध कराया जाता था, राजकोष से उपलब्ध होता था, उपलब्ध कराया जाता था। ये दो बातें आप जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछा जा सकता है, इसको जानते रहिएगा आप। जो है इंपॉर्टेंट बात, कराया जाता था, कराया जाता था। अब चलिए, ये जो है ये तो कार्य करता ही था, लेकिन जो है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए
क्या किया था? पहुंचाने के लिए ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाया था, नष्ट करवाया, करवा दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाया था। भेदभाव को कार्य तो किया, लेकिन कुछ अच्छा भी काम किया है। अपनी आत्मकथा लिखवाया, फारसी भाषा में पहला शासक था जो अपनी आत्मकथा भी लिखवाया है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मुस्लिम विवाह खर्च के रियाज को उपलब्ध कराया। इसके अलावा जो काम किया था जो है चार प्रमुख नगरों का निर्माण, नगरों का निर्माण, जौनपुर, जौना खां के नाम पर, जौनपुर, ये ध्यान रखिएगा, जौना खां के नाम पर, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद। चार प्रमुख नगरों की स्थापना करवाया। जो है सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। लगभग 1200 बाग लगवाया, बाग लगवाया था। ये ध्यान रखिएगा, बाग लगवाया था। तो कुछ अच्छा भी काम किया है अपने शासनकाल में, लेकिन भेदभाव कार्य किया था, इसलिए इसको खरा माना गया। और इसके शासनकाल में दासों की संख्या कहा जाता है 1,80,000 तक पहुंच गई थी। दास प्रथा को बढ़ावा दिया। यह है एक अलग से दास विभाग, दीवान बंदगान नामक अलग से विभाग स्थापित कर दिया। दीवान खैराती नामक जो है अस्पताल जो है स्थापित करवाया था, जहां फ्री में आपको इलाज कराया जाता था। ये ध्यान रखिएगा। नहरों का निर्माण करवाया था। जो है मुफ्त में इलाज के लिए ये ध्यान रखिएगा। खैराती अस्पताल की स्थापना करवाया था, ये बहुत से काम किया है। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके कार्यों को, फिरोज शाह तुगलक के कार्यों को अकॉर्डिंग टू सीरियल में पूछ सकता है। इसके कार्यों को क्रमशः बताइए। कौन कौन जो है कार्य प्रमुख रूप से हिंदू मुसलमानों के आधार पर भेदभावपूर्ण किया है, उसको प्रश्न किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑल वनडे एग्जाम में फिरोज शाह तुगलक से जो है आपको प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, उससे भी इससे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मुफ्त इलाज खैराती अस्पताल की स्थापना करवाया था और 1388 ईस्वी में इसके जो है स्वाभाविक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी क्रमशः, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकारी जो बन रहे हैं क्रमशः, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है अभी बता रहे हैं आपको, उत्तराधिकारी क्रमशः जो है गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, गियासुद्दीन तुगलक सेकंड
अबू बकर, अबू बकर और तथा, ये ध्यान रखिएगा, अबू बकर तथा जो शासक बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि नासुद्दीन महमूद थे, नासुद्दीन महमूद थे, ये ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जो है आइए स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आगे चलते हैं, ठीक है। आइए नासुद्दीन महमूद ये ध्यान रखिएगा। 1394 से 1414 ईस्वी ये शासक है नासुद्दीन महमूद, और इनके शासनकाल में ही अयोग्य शासक थे, ध्यान रखिएगा, अयोग्य शासक, अयोग्य थे जो है आपके इन्हीं के शासनकाल में 1398 में जो है समरकंद से तैमूरलंग ने, मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया और जो है कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि ये योग्य थे, ध्यान रखिएगा, जो है मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था, अपने प्रतिनिधि ये ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि और सहयोगी खिज खां को दीपालपुर, मुल्तान तथा लाहौर की सूबेदारी प्रदान किया था, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में यही खिज खां जो है 1414 ईस्वी में जो है सैयद वंश की स्थापना करता है, और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, जो आपके कब से कब माना जाता है, बोलिए भाई, 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश माना जाता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सूबेदारी प्रदान किया था खिज खां ने ही। खिज खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया, जो दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, ये ध्यान रखिएगा, राजवंश था। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सैयद वंश, लोधी वंश। लेकिन आपको ये चीज़ों को जानना जरूरी है कि नासुद्दीन महमूद जो है आपके तुगलक वंश के अंतिम शासक हैं जो अयोग्य थे।
और इनकी अयोग्यता का लाभ उठा करके समरकंद से जो है मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में और आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर दिया। उसके सहयोगी खिलजी खां थे, उनको उसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके यहाँ से गया और यही खिलजी खां जो है दीपालपुर मुल्तान सूबेदारी जो मिली थी, उन्होंने सैद वंश की स्थापना किया और ये दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश जो 1414 से लेकर के और कब तक माना गया है 1451 तक माना गया है। 1451 से 1526 तक आपके लोधी वंश, ये दो राजवंश हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आते हैं। और तुगलक वंश महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ही शासन किया है। अब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक पर जरूर प्रश्न आते हैं, इनके कार्यों पर प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे ढंग से तैयार करिए और आपको इससे जरूर लाभ होगा। और इसके साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसको तैयार करिए। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।